ओके, अच्छा मैं आपसे कहूं व्हाट आर एरर्स, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट आर एरर्स? बोलो बेटा, एरर्स क्या होते हैं? इन जनरल हम कहते हैं कि भाई नहीं, ये जो वैल्यू आई है ना, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये एरर्ड वैल्यू है। नाउ व्हाट आर एरर्स? सो एरर्स कैन बी डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटी, these are the uncertainties in a particular quantity. ठीक है, when we measure a particular quantity, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अनसर्टेनिटी है? Let's say we have an example of acceleration due to gravity and you are trying to find out acceleration due to gravity at different points. तो जब वैल्यू आपके पास आती है तो आप कंपेयर करते हो उस वैल्यू को किसके साथ? द फेमिलियर, द मोस्ट फेमस वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी प्लेस के ऊपर दैट वैल्यू इज मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एट टाइम्स इट हैपेंस कि आप उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम मेजर करते हो, यानी एग्जैक्टली 9.8 आ ही नहीं रहा। ठीक है, सो इट इज वे बियॉन्ड समथिंग द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन व्हाट इट मींस दैट व्हाटएवर वी हैव कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली इज एन एरर्ड वैल्यू। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो एरर को हम डिफाइन करते हैं एज द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। सो इफ यू वांट टू राइट इट, देन राइट that the uncertainty in a measurement is called an error. Uncertainty in a measurement is called an error. So errors can be classified into different types. So one of the types are constant errors. पहला एरर्स में जो सबसे पहले टाइप का एरर होता है वो है हमारा कांस्टेंट एरर, और कांस्टेंट एरर के बाद जो दूसरा एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, हाँ जी तो डेफिनेशन क्या थी? लिखो, द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। ओके सर। So actually it is a difference between the actual value and the experimentally calculated value. अब अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लिया था, तो बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा एट दिस प्लेस जहां कहीं पे भी आपको होगी, तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट करूंगा, मेरी वैल्यू अलग आएगी, आप कैलकुलेट करोगे, आपकी वैल्यू अलग आएगी। तो वो वैल्यूज अलग क्यों आ रही हैं? एक तो हम सभी की पोजीशंस डिफरेंट है, ठीक है, तो पोजीशंस डिफरेंट है तो वैल्यूज डिफरेंट आना लाजमी बात है, आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ अर्थ, और हम मोर और लेस जिस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग रहते हैं, हमारा जो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट वोंट बी वेरिंग टू मच, बट हाँ ये ज्यादा वेरी तब करेगा जब हम एक वैल्यू दिल्ली में कैलकुलेट करें, एक वैल्यू हम हिमाचल में जाके कैलकुलेट करें, एक वैल्यू हम आसाम में जाके कैलकुलेट करें। इवन अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर मैं उसके अंदर हर जगह पर जाके अलग अलग पोजीशंस पे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, हर बार आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू है। सो दिस 9.8 इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट की गई थी तो बहुत सारी जगहों पर इसको डिफरेंट कंडीशंस में हमने मेजर करने की कोशिश की, तो ये उन सभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज की एवरेज वैल्यू थी। तो आप जब कैलकुलेट करोगे, मैं जब कैलकुलेट करूंगा, सो वी आर बाउंड टू हैव सम एरर्स विद अस। अब वो एरर्स किस वजह से हो सकते हैं? वो एरर्स लेंथ कैलकुलेट करने में हो सकते हैं, वो एरर बॉब का डायमीटर कैलकुलेट करने में हो सकते हैं। अब जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं तो हम करते क्या है, एक पेंडुलम लेते हैं और उस पेंडुलम को हम सस्पेंड करते हैं और उसको इस तरीके से ऑसिलेट करवाते हैं। तो एरर इस बात में भी आ सकता है कि हमने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ठीक कैलकुलेट किए या नहीं किए, या
टाइम ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमने ठीक मेजर करा या नहीं करा. सो देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज जहां से एरर्स जनरेट हो सकते हैं. ठीक है, तो हम वही सब चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने बात की कांस्टेंट एरर्स, फिर हमने कहा दूसरे टाइप ऑफ एरर होंगे सिस्टमैटिक एरर. तीसरे तरह के एरर्स होते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. चौथे होते हैं पर्सनल एरर्स. और फिर आते हैं ग्रॉस एरर्स. और छठे तरह के एरर्स होते हैं रैंडम एरर्स. ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि कांस्टेंट एरर क्या है. अब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर बार बार रिपीट होती चली जा रही है एंड दैट वैल्यू इज नॉट मैचिंग विद द एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम जब हम डिफरेंस देखेंगे तो एक ही वैल्यू अगर परसिस्ट कर रही है, बार बार हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो जो एरर होगा यानी आप एक्चुअल वैल्यू के साथ जब आप उसको कंपेयर करोगे देन देयर विल बी सम डिफरेंस देयर. तो वो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर बोलेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, हर बार आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी. फॉर एग्जांपल एट एनी प्लेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप मेजर कर रहे हो दैट इज 9.65. ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हम क्या जानते हैं कि भाई एवरेज वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सो देयर इज एन एरर ऑफ 0.15. अब वो जो एरर ऑफ 0.15 है, इफ दैट एरर रिपीट्स इटसेल्फ टू मच, बहुत बार कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट है बेटा सिस्टमैटिक एरर्स. अब सिस्टमैटिक एरर्स कैसे जनरेट होते हैं? So systematic errors are those errors which occur according to certain pattern or system. अब कोई एरर किसी पैटर्न या किसी भी सिस्टम की वजह से मेजर हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है. यानी वो पैटर्न क्या हो सकता है? वो पैटर्न हो सकता है लेट्स से कि आपके पास स्केल था, ठीक है, और जनरली हम जब रीडिंग्स लेते हैं और जो साइंटिस्ट लोग जब रीडिंग लेते हैं तो उसके अंदर ना एक डिफरेंस रहता है. दे आर वेरी पर्टिकुलर कि भाई किस तरह से रीडिंग्स लेनी चाहिए एंड दे फॉलो द रूल बुक. इनफैक्ट हम जब फॉलो करते हैं तो हम रूल बुक नहीं फॉलो करते. आप घड़ी भी देखते हो तो हम जनरली जब टाइम बताते हैं, जो वॉल क्लॉक होती है ऑब्वियसली वो डिजिटल नहीं होती है, एनालॉग होती है, अगर तो हम जो टाइम बताते हैं वो हमेशा अंदाजे से बताते हैं. ठीक है, क्या हम करेक्ट टाइम बताते हैं? कभी नहीं बताते हैं. जैसे हमने किसी को कहा व्हाट इज द टाइम, तो उसने जवाब दिया द टाइम इज 8:35, अराउंड 8:35. अच्छा, अराउंड 8:35, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराउंड 8:35? अब वो 8:35 बोल रहा है तो वो और वैसे भी कह सकता था कि 8:30 के लगभग हो गया, ठीक है, लेकिन 8:35 जब उसने बोला तो आइदर तो 8:35 कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है, या कंप्लीट होने वाले होंगे, या कंप्लीट होके थोड़ा सा टाइम आगे चला गया होगा. हम उस एनालॉग क्लॉक में से कभी ये नहीं बताते कि दिस इज 8:37, दिस इज 8:36 या दिस इज 8:34. क्यों? हम साइडवेज देखते हैं, जनरली क्लॉक को चलते हुए देख लेते हैं, अच्छा लगभग इतना टाइम हो गया, जबकि ये तरीका नहीं होता. तरीका क्या है? तरीका ये होता है किसी भी, ये मैं अभी बता रहा हूं, आपको काम आएगा जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे. जब भी कभी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को रीड करो और इंस्ट्रूमेंट आपका एनालॉग है, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली लेके रीड करना है, अपनी आंखों के परपेंडिकुलर रख के. आप अगर उसको हल्का सा साइडवेज देखोगे तो आपको रीडिंग डिफरेंट मिलेगी, ऐसे साइडवेज देखोगे रीडिंग डिफरेंट मिलेगी. तो यहाँ पर ये जो एरर्स हैं, इस तरह के एरर्स को जनरली आप सिस्टमैटिक एरर के अंदर काउंट कर सकते हो. अब सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं ये फर्दर 2-3 तरह के हो सकते हैं. अब जैसे हमने यहाँ पर ये जो 2 एरर्स लिखे, इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल एरर्स, ये दोनों सिस्टमैटिक का ही पार्ट है, ठीक है.
तो आप इसको नंबर 3 और नंबर 4 लेने के बजाय सेकंड का ए और सेकंड का बी भी कह सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि हमने इंस्ट्रूमेंट को गलत रीड करा, तो ये पर्सनल एरर हो गया ना एक तरीके से, ये हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं है। मान लो स्केल है, स्केल सामने ऐसे रखा है, अच्छा हमने बिल्कुल आंखों के ऊपर लेके उसको ऐसे परपेंडिकुलर रख के रीड करा और फिर हमने एक लेंथ मेजर करी, तो वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। बट ना, आप क्या करते हो, अच्छा आपसे कोई कहे चलो ठीक है एक लाइन खींचो, लाइन कितने की 10 सेंटीमीटर्स की, अब आप कैजुअली एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हो स्केल सामने रख के। एट टाइम्स ऐसा होता है कि फ्यू हम कभी कभार आगे भी चले जाते हैं और फ्यू टेंस ऑफ हो सकता है हम कम भी हो जाए। तो ये जो फ्यू टेंस ऑफ है, ठीक है, या ये जो हैं, ये हमेशा काउंट हो जाते हैं किसके अंदर, आपके एरर में। आप कभी भी देखो जब आप क्लास 10th में बेटा वो करते थे कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर आपने किया होगा, जब आप कंस्ट्रक्शंस करते थे तो एट टाइम्स ये होता था कि जब हमें 2 सर्कल्स बनाने होते हैं, ठीक है, यानी एक सर्कल के आउटर पॉइंट से आपने टेंजेंट्स मार्क करी और फिर वहां से आपने एक इंटरसेक्शन मार्क करा, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट निकालने के लिए। तो एट टाइम्स ऐसा होता था कि आपको वो रेडियस तो वो ठीक ले लेते थे आप, लेकिन जो सर्कल था वो दूसरे पॉइंट से पास ही नहीं होता था, वो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे रह ही जाता था, एक छोटा सा डिफरेंस। वो किस वजह से आता है, कंपास की टिप की वजह से। इफ दैट टिप इज नॉट पॉइंटेड इनफ, तो उस केस में क्या होगा, वो पेपर के अंदर फिक्स होने के बजाय हल्का सा स्लाइड कर जाएगी, बहुत ही हल्का सा, या फिर वो जो हमने वैल्यू ली थी 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर की जो लेंथ ली थी, वो हमने ठीक नहीं ली थी। तो यहाँ पर एरर्स किसकी वजह से जनरेट हुए, हमारी वजह से। सो दीज काइंड्स ऑफ एरर्स आर कॉल्ड पर्सनल एरर्स। अब आ गए इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। मान लो कि इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। एक स्केल आप मार्केट से लेके आते हो और वो स्केल ऑब्वियसली किसी फैक्ट्री में बना हुआ होगा, प्रिंटिंग हुई होगी किसी फैक्ट्री में उस स्केल की। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि वो जो स्केल उसने मेजर करके हमें दिया वो एक एक्यूरेट स्केल हो, वहां पर भी एरर्स हो सकते हैं और जनरली ऐसा होता भी है। तो स्केल्स की प्रिंटिंग के अंदर भी एरर हो सकता है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी इन दैट केस। क्लियर है ये दोनों एरर्स यस सर। Yes, sir. सबको? समीर, प्रतीक, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, next are gross errors. Now what are gross errors? आप gross errors किसको कह सकते हो, ठीक है? अब gross errors जनरली होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, हमने काम भी सब कुछ ठीक करा, बट हमारा सेटअप ठीक नहीं है। अब अभी एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इसी वीडियो के अंदर एक एरर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। बिल्कुल इस वाले कॉर्नर पे जाओ, ये वाले कॉर्नर पे, यहां पर जहां पर मेरा पेन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉर्नर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड और जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, वो विंडो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना? Yes, sir. है ना? तो दिस इज ड्यू टू द सेटिंग ऑफ ट्राइपॉड, यानी ट्राइपॉड की जो तीनों लेग्स हैं दे आर नॉट इक्वल इन दैट केस, ठीक है? Yes, sir. तो ये क्या हुआ, सेटिंग की वजह से जनरेट होने वाला एरर, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एरर। अब आप जब भी कभी एक सेटअप लगाते हो, अब वो जो सेटअप आप लगा रहे हो एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, एक मिनट बेटा, कोई लॉग आउट हो गया। हाँ, एक सेटअप जो आप लगा रहे हो एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, अगर वो सेटअप इज नॉट कंप्लीटली ओके, ठीक है, यानी या तो वो सेटअप ठीक नहीं है या वी आर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, और या फिर हम लोग एरर्स को वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द एरर्स, ठीक है, और या फिर हम कोई कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं
वो ग्रॉस एरर्स कहलाते हैं। तो ग्रॉस एरर्स को अगर हमें लिखना हो तो ग्रॉस एरर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो एक तो हो सकता है ड्यू टू द रॉन्ग सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट, दूसरा हो सकता है ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशंस, ठीक है। तीसरा हो सकता है बेटा नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट या नॉट टेकिंग केयर ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर्स। जब भी कभी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो एक्सपेरिमेंट का एंड कैसे किया जाता है? एक्सपेरिमेंट का एंड करते हैं एज बाय राइटिंग द प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। मान लो कि आपने प्रिकॉशंस नहीं लिखे, सोर्सेज ऑफ एरर भी नहीं लिखे, तो बेटा जब आप प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर दोनों ही नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ना तो कोई प्रिकॉशन ले रहे हो, ना ही आप कोई सोर्सेज ऑफ एरर को ध्यान में रख रहे हो। अगर मुझे ये पता हो कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ एरर जिनकी वजह से एरर जनरेट हो सकता है, तो मैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश सेटअप में ही कर दूंगा। मैं पहले ही ये कोशिश करूंगा कि वो सेटअप वहां पर ऐसे लगाया जाए कि एरर्स को एलिमिनेट करा जाए। नाउ वन ऑफ द एग्जांपल्स, मान लो अगेन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही बात कर रहे थे। मान लो आप एक लैब में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कि आप वहां पर लेट्स से 30 ऑस्सिलेशंस का टाइम पीरियड निकाल रहे हो एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवा के। क्या होगा, मान लो बेटा ये आपका पेंडुलम था, ठीक है, और आपकी लैब में देयर इज अ विंडो राइट हियर, और इस विंडो से एयर इस तरफ ब्लो कर रही है, ठीक है, और आपने इसके ऑसिलेशंस कुछ इस तरह से कराने शुरू कर दिए और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ये मीन पोजीशन होती है सेंटर। अगर बॉब इस तरह से ऑसिलेट करता रहे, ये पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करता रहे, और इनिशियली ये विंडो क्लोज्ड थी, ठीक, तो जो आपकी रीडिंग्स आएंगी उसमें, और जब ये विंडो खुली हुई होगी और बाहर से एयर इज कमिंग इन, ठीक है, उस टाइम पर जो आपकी रीडिंग्स होंगी वो डिफरेंट आएंगी। आप कितना भी सभी स्टेप्स को एग्जैक्टली कॉपी करके क्यों ना करें, ठीक है, क्यों रीडिंग्स अलग आएंगी? जब ये विंडो थी ही नहीं, क्लोज्ड थी, तो बेटा उस केस में एयर रेजिस्टेंस 0 था। लेकिन जैसे ही एयर इनसाइड एंटर करने लगा तो एयर ने इस बॉब को, ऑब्वियसली एयर इस तरफ ब्लो करेगी, और जब पेंडुलम का पोजीशन इस तरफ होगा, मोशन इस तरफ होगा, तो एयर उसको क्या करेगी, अपोज करेगी ना। लेकिन जब वो इस तरफ जाएगा तो एयर उसको रीइंफोर्स करेगी, यानी ज्यादा फोर्स लगाएगी। सो इन दैट केस सोर्सेज ऑफ एरर किसकी वजह से जनरेट होंगे? एयर की वजह से, ठीक है। ये एक अननोन सोर्स होगा जिसकी वजह से एरर जनरेट होगा। तो हमें क्या करना होता है, प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर्स इस तरह से लेने होते हैं कि हम वहां से किसी भी सोर्स ऑफ एरर को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। यस। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रैंडम एरर्स के बारे में, ठीक है। अब ये रैंडम एरर्स क्या होते हैं? रैंडम एरर्स होते हैं जिनका कोई सोर्स हमें पता नहीं है, ठीक है, कहीं से भी जनरेट हो सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहां से के एरर जनरेट हो सकता है। तो हाउ टू मिनिमाइज दीज रैंडम एरर्स? तो इन एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, ठीक है, मेथड टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स। अब जब आप मेथड्स की बात करते हो कि व्हाट आर द मेथड्स टू मिनिमाइज द रैंडम एरर्स, तो हम क्या करेंगे, हम बेटा सबसे पहले
मीन निकालने की कोशिश करेंगे। पहला काम हम करेंगे, टेक as many observations as possible। जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल हो उतनी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हम लेने की कोशिश करेंगे। अब उन सभी ऑब्जर्वेशंस का हम क्या लेंगे, मीन। ठीक है, टेक मीन ऑफ ऑल द n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब आप n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीन लेते हो, ठीक है, तो लेट्स से कि x बार आपका मीन है, तो इसकी वैल्यू होगी x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n। तो दिस विल बी द मीन ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा, ये मीन लेने से फायदा क्या हुआ? मीन लेने का फायदा ये हुआ बेटा कि जो भी कुछ एरर्स होंगे वो एरर्स क्या हो जाएंगे, इसमें से मिनिमाइज हो जाएंगे। यानी कि आपको क्या मिल जाएगी, एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब उस एवरेज वैल्यू से आप हर वैल्यू के अंदर, इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर डिफरेंस निकाल सकते हो। यानी कि आप क्या निकाल सकते हो कि मीन कितना रहा हो, सॉरी एरर कितना रहा होगा, निकाल सकते हैं ना। हर बार डिफरेंस निकालेंगे तो एक एरर जनरेट हो जाएगा। Yes, sir. देखो, अच्छा ये ऊपर वाला पार्ट तो नहीं चाहिए, इसको रब कर दो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा देखो, आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, x1 x2 x3 अप टू xn, और इन सभी ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं मीन, इनको अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मीन। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने बात की कि मोर देन 10,000 प्लेसेस के ऊपर या मोर देन 1 लाख प्लेसेस के ऊपर ओवर अर्थ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, और वहां पर मिलने वाली सभी एवरेज, सभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज की क्या निकाली गई, एवरेज निकाली गई। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन हमने ली होंगी उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू, तो ये तो हमने उस जमाने में निकाली है जिस जमाने में हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। आज की डेट के अंदर साइंस बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मेथड्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं ऑफ कैलकुलेशंस आल्सो, पहले नहीं हुआ करता। तो उस पर्टिकुलर जमाने में अगर हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू जो हमने निकाली, ठीक है, एक्यूरेसी के हिसाब से आज की डेट में आप सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके भी निकालते हो तो यही वैल्यू निकलती है। इट मींस दिस वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब आप डिफरेंट प्लेसेस पर निकालो तो आपको एरर पता लगेगा। ठीक, यानी हर इंडिविजुअल प्लेस पे, लेट्स से कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो वैल्यू आई थी वो x1 आई थी, तो आप मीन में से x1 को माइनस कर दो, देन यू विल गेट डेल्टा x1। लेकिन इस डेल्टा x1 को हमेशा किस में रखेंगे, मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस का मतलब होता है that we are neglecting the negative sign, we are only concerned with the magnitude of error, we are not concerned with how much it is towards the right hand side on the number line or towards the left hand side on the number line। ठीक है, प्लस माइनस का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये आपके पास नंबर लाइन है, दिस इज 0, तो टुवर्ड्स द राइट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ मच नेगेटिव एंड हाउ मच पॉजिटिव इज दिस, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है Yes, बेटा। sir. सो एक बार फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करना। मीन वैल्यू में से अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करूं बेटा तो मुझे मिलेगा एब्सोल्यूट एरर इन x1। ठीक है,
this can be written as the absolute error in x1. Similarly, अगर absolute error in x2 निकालना हो तो x bar minus x2 which will be equal to delta x2, x bar minus x3 will be equal to delta x3, x bar minus x4 will be equal to delta x4. तो ये सारे के सारे क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर्स इन x2, x3 एंड x4, और ऐसे करते करते हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे. तो x बार माइनस ऑफ xn will be equal to delta xn. ठीक है बेटा, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए. यस सर. ठीक है. अब तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? यानी अब ये सभी वैल्यू भी सारी की सारी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकालें? यानी एक बात सोचो, ये जो एरर्स आए थे ये तो इंडिविजुअल वैल्यूज के अंदर एरर्स थे, और हमने इंडिविजुअल वैल्यूज को क्या कर लिया था? उसका मीन निकाल लिया था. सो देयर मस्ट बी सम एरर इन मीन वैल्यू आल्सो. तो वो मीन वैल्यू में एरर क्या होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे? वो निकलेगा एज डेल्टा एक्स बार विल बी इक्वल टू mod of delta x1 plus mod of delta x2 plus mod of delta x3 up to mod of delta xn upon n. ठीक है. तो अब आप सोचो, आपने सबसे पहले रैंडम वैल्यूज का मीन निकाला और हर वैल्यू के अंदर एरर निकाला, फिर आपने उस एरर का भी मीन निकाल लिया, तो इट मींस एरर क्या हो गया? मिनिमाइज हो गया. ठीक है. नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है. Yes, sir. दिस इज हाउ वी कैन मिनिमाइज द एरर्स. तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर, कैलकुलेट द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एरर. So I hope कि absolute value of error निकालना सबको समझ में आ गया होगा. Yes, sir. यस सर. ठीक है. अब अगर absolute value error आपको निकालना आ गया है, mean absolute value निकालनी आ गई है, तो यहां से हम relative error के बारे में बात कर सकते हैं. What do you mean by relative error? ठीक है. तो relative error होता है बेटा relative error. So relative error is nothing but delta x upon x. ठीक है. यानी किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू में, जैसे अब यहां पर आपसे कहा जाए इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि बेटा रिलेटिव एरर इन x1 बताओ, तो रिलेटिव एरर इन x1 होगा डेल्टा x1 अपॉन x1. रिलेटिव एरर इन x2 बताओ, दिस विल बी डेल्टा x2 अपॉन x2. ऑब्वियसली ये डेल्टा वाली वैल्यू यानी कि स्मॉल वैल्यू हमेशा किस में रहेगी? मॉड्यूलस में. यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यहां पर कंसीडर करेंगे, बाकी कोई चीज कंसीडर नहीं करेंगे. सिमिलरली रिलेटिव एरर इन xn कितना होगा? दिस विल बी डेल्टा xn अपॉन xn. ठीक है. यस सर. अब रिप्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग हैं. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि रिलेटिव एरर है क्या और जनरेट कैसे हुआ, कहाँ जनरेट होता है जनरली. अच्छा मान लो कि आप सभी लोगों का 10th में रिजल्ट आएगा अभी, और सबकी अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे. मान लो किसी एक बच्चे के एग्जाम में पेपर में नंबर आए, ऑब्वियसली जो नंबर है वो आउट ऑफ 500 होंगे. लेट्स से किसी के मार्क्स आए 450. ठीक है. So this 450 is the marks scored by the student.
लेकिन एक्चुअल एरर देखा जाए तो उसने अपने राइटिंग में, अपने एग्जाम्स में एरर कितने का करा? एरर उसने करा 450 का, ओ सॉरी 50 का। कैसे? 500 माइनस 450 अपॉन 500, तो एरर ऐसे ही निकलेगा ना बेटा। यानी एक्चुअल वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को अगर माइनस किया जाए तो हमेशा क्या आता है? एरर आता है। Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास एरर आ गया। कितने का एरर आ गया? 50 का एरर आ गया आउट ऑफ 500। तो दिस इज रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है बेटा? यस सर। भाई आप डेल्टा एक्स कैसे निकाल रहे थे? आप x1 में से डेल्टा एक्स बार में से x1 माइनस कर रहे थे, तो आपको डेल्टा एरर मिल रहा था ना। Yes, sir. तो आपके पास वैल्यू आ गई कि भाई 50 का आपने एरर किया। लेकिन यही अगर मैं आपसे कहूं रिप्रेजेंट एरर इन परसेंटेज, तो बेटा परसेंटेज रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100। तो अब मैं एरर पूछूं आपसे, आपने कितने का एरर किया अपने एग्जाम्स में, तो आप इनटू 100 करोगे और कहोगे सर 10% का एरर हुआ एग्जाम में, है ना? ठीक बात है। यस सर। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या होता है? जहां पर हम लोग एरर की क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, Yes. 2 मिनट लगा के जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है बेटा, चाहे वो मीन एब्सोल्यूट एरर है, चाहे वो एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लो, और जहां कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, वो पूछो अभी। फिर इसके एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। बल्कि एब्सोल्यूट एरर तो हमने यहाँ लिखा ही हुआ है बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ ये तो था सिर्फ मीन, ये एब्सोल्यूट एरर। सर हाँ जी, सर ये परसेंटेज रेटिव एरर में डेल्टा एक्स बाय एक्स बार होना चाहिए था ना, क्योंकि वो मीन की वैल्यू है। किसी भी एक का मैंने बोला ना बेटा, जैसे x1 में आप निकालोगे तो x1 में कैसे निकालोगे? अब मैं आपसे कहूं परसेंटेज रिलेटिव एरर इन x1, तो विल बी इक्वल टू डेल्टा x1 अपॉन x इनटू 100। यस सर। सर सिंगल कोई की एक, वैल्यू। हाँ कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर भी तो एरर हो सकता है ना। हाँ सर। हाँ, तो जब आपके पास n नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, फिर आप उसमें मीन यूज करके निकाल लेना। ठीक है, ओके सर। सो हाँ जी, सो परसेंटेज रिलेटिव एरर में भी मॉड लगेगा ना? हाँ बेटा, वो तो हमेशा ही मॉड रहता है। एरर हमेशा मॉड में। मैंने आपको एक ही बात बोली अभी यहाँ पे कि वी आर नॉट एट ऑल कंसिडरिंग द साइंस। पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है। वी आर टेकिंग ऑल वैल्यूज एज पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। हाँ, सो हाँ जी, सर मार्क्स में जो एरर है हमारा 500 माइनस 450, जी,
वो एब्सोल्यूट एरर है या रिलेटिव? देखो बेटा, अगर आप सिर्फ ऊपर की बात करते हो कि ये 450 आपने स्कोर किया था, ठीक है, यस सर। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर तो आएगा 500 माइनस 450, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे व्हाट इज द रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर होना चाहिए 450 500 माइनस 450 अपॉन 500। ओके सर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? टोटल, मतलब the marks cannot be exceeded by 500, नहीं हो सकता ना, मार्क्स 500 से ज्यादा नहीं होंगे ना। नो 10th सर। में आपके 5 सब्जेक्ट्स ही थे, मार्क्स 500 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। 10th में जो परसेंटेज भी आती है बेटा वो बेस्ट 5 की आती है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स भी ले रखे हैं या 7 भी ले रखे हैं तो भी बेस्ट 5 ही आगे दिखेंगे आपके, जो परसेंटेज आपकी काउंट होगी वो बेस्ट 5 की काउंट होगी, ठीक है। यस सर। इवन इन 12th ऑल्सो, ठीक है। तो जब पूछते हैं ना एग्रीगेट कितना है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है कि 5 सब्जेक्ट्स का कितना है। तो अब आपने ये करा कि वहां पर आपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए, तो कितने में से बताओगे? 500 में से बताओगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? 500 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू में से आपने जितना स्कोर करा उसको माइनस कर दो, एरर आ गया कि इतने का तो आपने एरर करा है ना पेपर के अंदर, आपके कट गए यस सर। इतने मार्क्स, ठीक है, ये एरर हो गया। अब ये एरर था किसमें? क्वेश्चंस को पढ़ने में एरर था, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में एरर था, तो वो एरर निकल गया ना हमारा, ठीक है। तो एक तरीके से n नंबर ऑफ वेज होंगे जिसकी वजह से वो एरर जनरेट हुआ होगा, तो अल्टीमेटली ये ग्रॉस एरर हो गया और आपने वो ग्रॉस एरर वहां से रिड्यूस हो गया आपके मार्क्स में से। अब बात ये आती है कि वो जो ग्रॉस एरर रिड्यूस हुआ वो कितना परसेंट था, तो ऑब्वियसली अब मेरे को पहले एब्सोल्यूट एरर चाहिए। उस एब्सोल्यूट एरर को टोटल से अगर डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? रिलेटिव बन जाएगा, है ना। यस सर। और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज रिलेटिव बन जाएगा। यस सर। हाँ जी। ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो नीचे वाला पार्ट रब कर देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये ऊपर लिखा हुआ है तो नो यूज। चलो, इन एन एक्सपेरिमेंट एक क्वेश्चन करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट the value of refractive index of glass is found to be refractive index की जो वैल्यूज हैं वो है 1.54, 1.52, 1.53 और 1.45 एंड 1.56। तो दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट निकालो, और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर, सभी कुछ निकालो। तो पहले तो काम कर लें, इन सभी को ऐड कर लें। तो 1.54, 1.52, 1.53, 1.56 एंड 1.45, इसका सम हुआ 4 2 6 और 3 9 से 15 और 5 20, 0 2 1 2 3 4 22 और 4 26 का 6 2 3 4 5 6 7 7.60। इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे अगर, तो 5 1 जा 5, ये आ गया बेटा 2 6, 5 5 जा 25, 1 0, 5 2 जा। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया बेटा आपके पास, यानी इन सभी को हमने क्या करा था? ऐड करा था, और फिर इन सभी को हमने 5 से डिवाइड करा क्योंकि 5 वैल्यूज दे रखी हैं। तो मीन आ गया मेरे पास 1.52।
तो अब सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी कैसे निकलेगा? तो निकलेगा म्यू बार माइनस म्यू वन। तो एब्सोल्यूट एरर इन म्यू वन निकालता हूं तो कितना आ गया 1.52 माइनस 1.54। ये आंसर किसमें होना चाहिए? मॉड में होना चाहिए। तो मॉड में वैल्यू कितनी आ गई 0 पॉइंट, या इसी को मॉड में रख दूं तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0.02 यही आएगी। यस सर। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया ना यहाँ से। अब म्यू 2 में निकालें तो होगा म्यू बार माइनस म्यू वन मॉड में। तो मॉड ऑफ 1.52 माइनस 1.52 0। म्यू 3 में निकालें म्यू बार माइनस म्यू 3 कितना आएगा 1.52 माइनस 1.53। तो दिस विल बी 0.01। ऐसे करके पांचों में निकल गई ना? निकल जाएगी बेटा। Yes, sir. तो अब जब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा इन सभी डेल्टा वैल्यूज में, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको तो आप ऐसा लिख सकते थे ना डेल्टा म्यू 2 डेल्टा म्यू 3, ये आपका डेल्टा म्यू 1 था। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू बार, है ना? Yes, sir. हाँ डेल्टा म्यू बार आ जाएगा। अब फिर आपसे अगर मैं कहूँ व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन म्यू वन, तो रिलेटिव एरर इन म्यू वन कैसे आएगा? रिलेटिव एरर इन म्यू वन इसके बराबर होगा म्यू वन में कितना आया था 0.02 अपॉन म्यू वन कितना है 1.54। इसी का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा 0.02 अपॉन 1.54 इंटू 100 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? सर हाँ। सर जहाँ पे आपने U2 लिखा है ना वहां सर आपने U डैश माइनस U1 लिख दिया गलती से U2 की जगह। अच्छा, ओके ओके अभी ठीक है? यस सर। तो एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर्स किस तरीके से निकलेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकलेंगे, ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes. समीर क्लियर है बेटा? यस सर। प्रतीक? यस सर। अच्छा, याशिका क्लियर है बेटा? सर हमेशा सिंगल वैल्यू का निकालना होता है या होल में भी कभी निकालना होता है? होल में भी निकालना आ सकता है। सर कैसे निकालेंगे? फिर हम मीन वैल्यूज का रेशियो ले लेंगे। ओके सर। फिर आप उस केस में लिखोगे डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार, ठीक है? ओके सर। तो ये रिलेटिव एरर हो जाएगा और परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता है आपसे, ठीक है? ओके सर। अभी एरर्स खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में एरर्स के बारे में अभी हमें और बात करनी है कि हाउ एरर्स प्रोपेगेट कैसे। जनरली जो एरर्स होते हैं वो जब प्रोपेगेट होते हैं और जो वेरिएशंस आते हैं those variations are due to the mathematical operators also.
means how errors depends upon mathematical operators, means प्लस होगा तो के बीच में तो errors कैसे propagate होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा तो क्या होगा. सो हमारे पास जरूरी नहीं है ना कि हर बार इसी तरीके से एक इंडिविजुअल क्वांटिटी दे रखी हो सकता है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा हो, अब उस एक्सप्रेशन में कैसे निकालेंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. ओके सर. ओके सर. सो आई होप कि आज वाली क्लास सबको क्लियर है. वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा शाम तक, ठीक है. एंड इफ इन केस कि कोई डाउट होता है देन यू कैन कॉल मी एंड आस्क. ओके. Okay, sir. सर मेरी भी चलो. डेट शीट आ चुकी है. हाँ मेरे को व्हाट्सएप कर देना बेटा. सर सेम है अनुषा. अच्छा वो डीएवी वाली है. यस सर. ओके. नो 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 इश्यूज. ठीक है बेटा. सिलेबस पता लग गया है कितना सर आएगा. चैप्टर 1 है सिलेबस, ये मेजरमेंट वाला. सर मैम ने भी कंफर्म नहीं किया, उन्होंने बोला कि सेकंड चैप्टर भी आ सकता है. चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं. ठीक है. ओके सर. थैंक यू. ओके बेटा. थैंक यू.